काबुल की ठंडी सुबह, गलियों में खेलते बच्चे और नीले आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें, यही थी उस दौर की सबसे बड़ी खुशी। यही थी वो दुनिया जिसमें अमीर और हसन रहते थे। अमीर एक अमीर आदमी का बेटा और हसन उसका नौकर, उसका साथी, उसका सबसे अच्छा दोस्त। बचपन की मासूमियत में दोनों के बीच का फर्क दिखाई नहीं देता था, लेकिन समाज के बनाए हुए बंधन उनके बीच हमेशा खामोश दीवार बनकर खड़े रहते। हसन की मुस्कान सबसे अलग थी। वो बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी वफादारी में वो ताकत थी जो किताबों में नहीं मिलती। अमीर अक्सर अपने पिता बाबा का ध्यान खींचने की कोशिश करता, लेकिन वो ध्यान हमेशा अधूरा रह जाता। बाबा उसे कमजोर समझते, उसकी कहानियों को बेकार मानते, और शायद यही कारण था कि अमीर हमेशा साबित करना चाहता था कि वो काबुल की गलियों का सच्चा हीरो है। फिर आया पतंगबाजी का दिन। सर्दियों की ठंडी हवा में हर बच्चा आसमान में पतंग उड़ा रहा था, लेकिन असली मुकाबला था कौन आखिरी पतंग गिराएगा और कौन उसे पकड़ कर लाएगा। अमीर के लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उसके लिए अपने पिता का गर्व जीतने का मौका था। उस दिन अमीर की पतंग आसमान में ऊंची उठी। वो लड़ाई दर लड़ाई जीतता गया और आखिरकार आखिरी पतंग को भी काट गिराया। नीचे गलियों में शोर मच गया। बच्चे भागे उस आखिरी पतंग को पकड़ने, लेकिन बाबा की आंखों में चमक देखने के लिए अमीर को सिर्फ एक ही नाम पर भरोसा था, हसन। हसन भागा, तेज, जितनी तेज उसकी टांगे उसे ले जा सकती थी। उसकी आंखों में चमक थी, तुम्हारे लिए अमीर साहब। लेकिन अमीर को पता नहीं था कि उस दिन के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उस पतंग के पीछे दौड़ते हुए हसन सिर्फ एक पतंग नहीं पकड़ने वाला था। वो एक ऐसा राज लेकर लौटने वाला था जो अमीर की आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन जाएगा। एक ऐसा सच जो उनकी दोस्ती को तोड़ देगा और अमीर को जीवन भर अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर देगा। क्या वो पतंग उनकी जीत साबित करेगी, या वो पतंग उनके जीवन की सबसे बड़ी हार बन जाएगी? ये सस्पेंस यहीं से शुरू होता है और द काइट रनर की असली कहानी यहीं से खुलती है। दोस्तों, ये थी द काइट रनर की शुरुआत। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको अमीर और हसन की दोस्ती कैसी लगी। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सफर से जुड़ सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इस कहानी के उन मोड़ों पर जाएंगे जहां मासूमियत टूटती है और इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। हसन दौड़ता जा रहा था। उसके पैरों की रफ्तार गलियों की धूल को उड़ा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, अमीर के लिए उस आखिरी पतंग को पकड़ कर लाना, उस पतंग को जो अमीर को उसके पिता की नजरों में हीरो बना देगी। अमीर दूर खड़ा देख रहा था। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन उम्मीद भी, क्योंकि उसे पता था हसन कभी हार नहीं मानता। उसने कई बार खुद कहा था, तुम्हारे लिए अमीर साहब, 1000 बार भी। लेकिन उस दिन हसन जिस मोड़ पर पहुंचा, वहां उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गली सुनसान थी। हसन ने पतंग पकड़ ली थी, उसकी आंखों में जीत की खुशी थी। लेकिन तभी कुछ लड़के सामने आ खड़े हुए, आसिफ और उसके साथी। आसिफ जो पहले ही हसन से नफरत करता था। उसकी नजरें जहरीली थीं और उसकी मुस्कान डरावनी। उसने कहा, दे दो पतंग हसन, ये पतंग अब मेरी है। लेकिन हसन ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में हिम्मत थी, आवाज में सख्ती। ये अमीर साहब की पतंग है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। यहीं पर कहानी ने करवट ली। आसिफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके साथ ही हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। हसन अकेला था, लेकिन उसकी वफादारी पहाड़ जैसी मजबूत थी। दूर से अमीर ये सब देख रहा था। वो पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसे पता था कि हसन मुसीबत में है। और फिर जो हुआ, उसने अमीर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हसन ने अपने दोस्त के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, लेकिन अमीर
जो उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वो वहीं खड़ा रहा, खामोश, डर से जकड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा पर वो बोझ लाद लिया जिसे वो जीवन भर नहीं उतार पाएगा। हसन वापस लौटा। उसके हाथ में पतंग थी, उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर खामोशी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पतंग अमीर को थमा दी। लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अमीर ने पतंग ले, लेकिन उसकी आंखें हसन की आंखों से नहीं मिली, क्योंकि भीतर ही भीतर वो जानता था कि उसने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। उसने अपने डर को अपनी दोस्ती से बड़ा मान लिया, और यही अपराध बोध उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाला था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पल की कायरता इंसान को जीवन भर कैसे सताती है? क्या एक दोस्त को धोखा देकर इंसान कभी खुद को माफ कर सकता है? यह सवाल अमीर की आत्मा पर चिपक गया, और यही इस कहानी का सबसे काला सच बन गया। पतंग अमीर के हाथों में थी। बाबा की आंखों में गर्व की चमक थी। उस रात काबुल की गलियां अमीर की जीत की कहानियों से गूंज उठीं। लेकिन उस चमक और उन आवाजों के बीच अमीर के दिल में सन्नाटा था। वो बार बार उस गली की ओर लौट जाता था जहां उसने हसन को अकेला छोड़ दिया था। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहता। हसन अपने दोस्त के लिए खड़ा, अपने सम्मान के लिए खड़ा, और वो खुद पेड़ के पीछे छिपा हुआ, डर से कांपता हुआ। उस पल की चुप्पी उसकी आत्मा को खा रही थी। हसन, जिसने कभी अमीर से कोई सवाल नहीं पूछा, वो अब भी वैसे ही वफादार था। सुबह उठकर वही काम करता, मुस्कुराकर वही बातें करता, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अब एक खामोशी थी जो अमीर को और बेचैन कर देती। अमीर कोशिश करता कि वो सब भूल जाए। वो चाहता था कि ये राज कहीं दब जाए, लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश करता, उतना ही ये अपराध बोध और गहरा होता जाता। उसकी कहानियां अब अधूरी रह जाती, उसकी नींद अब बेचैनी में टूट जाती, और बाबा की हर मुस्कान उसे और चुभने लगती। एक दिन उसने तय किया, उसे इस बोझ से छुटकारा पाना होगा। लेकिन कैसे? क्या वो बाबा को सच बताए? क्या वो हसन से माफी मांगे? उसके पास साहस नहीं था, और इसी कायरता ने उसे और नीचे ढकेल दिया। धीरे धीरे अमीर ने दूरी बनानी शुरू की। वो हसन से नजरें चुराने लगा। जहां पहले दोनों साथ खेलते थे, अब अमीर अकेला रहने लगा। जहां पहले वो हसन से कहानियां साझा करता था, अब उसके शब्द गुम हो गए। लेकिन हसन, मासूम और वफादार, ये सब सहता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी सवाल नहीं पूछा। सस्पेंस यहीं और गहराता है। क्यों अमीर अपने दोस्त से दूर जा रहा है, जबकि उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि वो गलत है? क्यों वो सच बोलने से डरता है? क्या डर इंसान को इतना कमजोर बना सकता है कि वो अपनी आत्मा को हमेशा के लिए धोखा दे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान अक्सर अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए दूसरों से दूरी बना लेता है, और यही अमीर कर रहा था। वो सोचता था कि अगर हसन नजर ना आए तो शायद ये दर्द भी कम हो जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि हसन की खामोश मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। और फिर अमीर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी कायरता को और गहरा कर दिया। उसने तय किया कि अगर हसन उसकी जिंदगी से चला जाए तो शायद ये बोझ भी उतर जाएगा। लेकिन यह फैसला उसकी दोस्ती की आखिरी सांस बन गया। क्या सचमुच इंसान अपने अपराध बोध से भागकर कभी सुकून पा सकता है, या ये बोझ हर जगह उसका पीछा करता है? यही सवाल अमीर के दिल में गूंज रहा था, और यही सवाल हमें इस कहानी के अगले मोड़ तक ले जाता है। अमीर का अपराध बोध अब असहनीय हो चुका था। हर सुबह जब वो हसन का मुस्कुराता चेहरा देखता, उसकी आत्मा और भी टूट जाती। वो जानता था कि हसन अब भी वही वफादार दोस्त है जिसने कभी सवाल नहीं पूछा, लेकिन यही वफादारी अमीर को और सताती थी। उसने सोचना शुरू किया कि अगर हसन उसकी जिंदगी से चला जाए तो शायद ये बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन एक मासूम दोस्त को धोखा देने का बोझ हटाने के लिए उसने जो कदम उठाया, वो उसे और गहराई में ढकेल गया।
एक दिन अमीर ने एक योजना बनाई। उसने एक बहाना गढ़ा। अपने जन्मदिन पर मिली नई घड़ी और कुछ रुपए उसने हसन के बिस्तर के नीचे छिपा दिए। और फिर उसने बाबा से कहा, मेरे पैसे और घड़ी गायब हैं। बाबा ने पूरे घर की तलाशी ली। आखिरकार वही मिला जो अमीर ने छिपाया था। हसन चुपचाप खड़ा रहा। बाबा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन हसन की आंखों में वही खामोशी। और फिर उसने सिर झुका लिया और कह दिया, हां, मैंने चुराया है। अमीर का दिल उस पल और टूट गया। वो जानता था कि यह सच नहीं है, लेकिन हसन ने झूठ मान लिया। क्यों? क्योंकि उसकी वफादारी इतनी गहरी थी कि उसने अमीर को बचाने के लिए खुद को दोषी ठहरा लिया। यह उसका अंतिम बलिदान था। बाबा ने एक अप्रत्याशित काम किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन अमीर जानता था कि इस बार माफी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह माफी एक ऐसे झूठ पर आधारित थी जिसने उनकी दोस्ती की नींव ही तोड़ दी थी। अगले दिन अली और हसन ने घर छोड़ दिया। बारिश हो रही थी। आसमान भी शायद उसी दर्द में रो रहा था जो अमीर के दिल में था। अमीर खिड़की से देख रहा था। उनका सामान, उनकी परछाई, उनका रिश्ता सब धीरे धीरे दूर जाता जा रहा था। उसने चाहा कि वो दौड़े, चिल्लाए, कहे कि हसन रुको, ये सब मेरी गलती है। लेकिन उसके होंठ बंद रहे। उसकी आवाज गले में ही दम तोड़ गई और हसन चला गया, हमेशा के लिए। यही वो पल था जिसने अमीर को अपराध बोध की सबसे गहरी कैद में ढकेल दिया। वो जीत चुका था, पतंग भी, बाबा का गर्व भी, लेकिन उसने खो दिया था अपना सबसे सच्चा दोस्त। सस्पेंस अब और गहराता है। क्या इंसान अपनी गलती से भागकर कभी सुकून पा सकता है? क्या दूरी अपराध बोध को मिटा देती है या और गहरा कर देती है? अमीर के लिए यह सवाल जीवन भर का बोझ बन गया। हसन और अली के जाने के बाद घर खाली हो गया था। वो गलियां, वो खेल, वो हंसी, सब जैसे कहीं गुम हो गया। लेकिन अमीर का अपराध बोध वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसकी छाया की तरह। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और काबुल की गलियों में भी बदलाव आने लगा था। अब अफगानिस्तान बदल रहा था। राजनीति की आंधियां चल रही थीं। सड़कों पर सैनिक नजर आने लगे थे। लोगों की बातचीत अब दोस्ती और पतंगों से नहीं, बल्कि युद्ध और सत्ता से जुड़ने लगी थी। बाबा अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके भीतर की शान अब भी वैसी ही थी। वे अमीर से कहते, हम अफगान हैं, हम किसी के आगे नहीं झुकते। लेकिन हालात ऐसे थे कि अब झुकना ही एकमात्र रास्ता बचा था। रातें डर से भरी थीं। दूर कहीं से गोलियों की आवाज आती। बम के धमाके अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे थे और आखिरकार बाबा और अमीर को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। काबुल की वे गलियां जिनमें कभी पतंगे उड़ती थीं, अब खून और धूल से भर गई थीं। अमीर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या ये वही शहर है जिसमें मैंने हसन के साथ दौड़ लगाई थी? क्या ये वही जगह है जहां हमारी हंसी गूंजा करती थी? लेकिन शहर अब पहचान में नहीं आता था। बाबा और अमीर ने पाकिस्तान की ओर रुख किया। एक पुरानी बस में ठुसे हुए लोग, जिनकी आंखों में डर और असुरक्षा थी। हर कोई अपने अतीत को पीछे छोड़कर भाग रहा था। हर कोई नए ठिकाने की तलाश में था। और उनमें से एक था अमीर, अपने अपराध बोध और यादों का बोझ लेकर। यात्रा आसान नहीं थी। सैनिकों के चेक पोस्ट पर रुकना, रिश्वत देना, अपमान झेलना, सब उस सफर का हिस्सा था। लेकिन बाबा कभी झुके नहीं। यहां तक कि जब एक सैनिक ने बस में एक औरत को तंग करना चाहा, बाबा अकेले खड़े हो गए। उनकी आंखों में वही आग थी, वही शान थी। उन्होंने कहा, यह औरत मेरी बेटी जैसी है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले मुझे मारो। उस पल अमीर ने अपने पिता को नए रूप में देखा, एक सच्चे योद्धा के रूप में। लेकिन अमीर का दिल अब भी खाली था। उसके भीतर हसन की यादें बार बार लौट आती। वो सोचता कि अगर हसन यहां होता तो क्या वो भी हमारे साथ होता, या उसने अपने हिस्से का दर्द पहले ही झेल लिया था। आखिरकार बाबा और अमीर पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन ये तो सिर्फ एक पड़ाव था। उनका असली ठिकाना था अमेरिका। एक नई जिंदगी, एक नया देश,
जहां वे अजनबी बनकर जीने वाले थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक नया देश, एक नई जिंदगी अमीर को उसके अपराध बोझ से आजाद कर पाएगी, या वो बोझ उसके साथ हर जगह जाएगा, चाहे वो काबुल की गलियों में हो या अमेरिका की सड़कों पर। पाकिस्तान से होते हुए आखिरकार बाबा और अमीर अमेरिका पहुंचे। एक नया देश, एक नई जिंदगी, लेकिन उनके दिल में वही पुराने घाव। काबुल की गलियां अब दूर थीं, लेकिन उनकी यादें हर रोज उनका पीछा करती थीं। अमेरिका की जिंदगी आसान नहीं थी। बाबा, जो कभी काबुल में एक सम्मानित और ताकतवर आदमी थे, अब यहां एक गैस स्टेशन पर छोटे मोटे काम करने लगे। उनके हाथ, जो कभी मेहमानों का स्वागत करते थे, अब पेट्रोल पंप की गन से भर गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी शान अब भी बरकरार थी। वे अक्सर कहते, हम अफगान हैं, हम मेहनत से डरते नहीं। अमीर ने यहां कॉलेज में दाखिला लिया। वो लेखक बनना चाहता था। शायद यही उसका असली सपना था, और अमेरिका ने उसे ये मौका दिया। लेकिन लिखते समय भी उसके शब्दों में एक अजीब उदासी थी। हर कहानी, हर किरदार में कहीं ना कहीं हसन की छाया आ जाती थी। बाबा के लिए ये देश कभी घर नहीं बन पाया, लेकिन अमीर धीरे धीरे इसमें ढलने लगा। उसकी मुलाकात सुराया से हुई, एक अफगान परिवार की बेटी जिसने खुद भी अपने अतीत में कठिनाइयां देखी थीं। धीरे धीरे दोनों करीब आए और फिर शादी हुई। अमीर ने सोचा, शायद ये उसके अपराध बोध से छुटकारा पाने की शुरुआत है। शायद एक नई जिंदगी पुराने घाव को भर देगी। लेकिन अतीत की छाया इतनी आसानी से नहीं मिटती। अमीर की हर खुशी के पीछे वो एक अधूरा सच खड़ा रहता, मैंने हसन को धोखा दिया। समय बीतता गया, बाबा बूढ़े होते गए। कैंसर ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका जाना अमीर के लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपने पिता को खो दिया और उसके दिल का एक सहारा टूट गया। अमेरिका की सड़कों पर चलते हुए अमीर अक्सर सोचता कि क्या मैं यहां सचमुच आजाद हूं, या मैं सिर्फ एक भागता हुआ आदमी हूं जो अपने अपराध बोध को इस नए देश की भीड़ में छिपाना चाहता हूं। सस्पेंस यहीं से और गहराता है, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अतीत का दरवाजा अब भी खुला था। और एक दिन एक आवाज उस दरवाजे को पूरी तरह खोलने वाली थी। रहीम खान का फोन। उसने कहा, आओ अमीर, एक बार फिर काबुल लौटो। अब भी एक रास्ता है जिसे तुम खुद को सही कर सकते हो। क्या अमीर अपने अतीत से भागना बंद करेगा? क्या वो हसन के साथ किए गए धोखा का प्रायश्चित कर पाएगा, या ये बोझ उसके साथ हमेशा रहेगा? अमेरिका में जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अमीर का अतीत कभी सचमुच पीछे नहीं छूटा था। वो अपने शब्दों और किताबों में शरण लेता, लेकिन हर कहानी के पीछे वही अधूरा सच छिपा होता। और फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर आवाज थी रहीम खान की। वही बूढ़े दोस्त, वही इंसान जिसने अमीर की कहानियों को बचपन में सबसे पहले सराहा था। उसकी आवाज धीमी थी, टूटी हुई, लेकिन उसमें एक अजीब गहराई थी। उसने बस इतना कहा, आओ अमीर, अब भी एक रास्ता है। इन 4 शब्दों ने अमीर की नींद उड़ा दी। उसके भीतर पुराने घाव ताजा हो गए। वो जानता था कि रहीम खान का बुलावा यूं ही नहीं हो सकता। ये किसी अधूरे सच से जुड़ा था, किसी ऐसी कहानी से जो अब तक उसके सामने नहीं आई थी। अमीर पाकिस्तान पहुंचा, पेशावर की गलियों में। वहां एक बूढ़े और बीमार रहीम खान ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में अब भी वही गर्मजोशी थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान गहरी थी। उन्होंने धीरे धीरे अमीर को वो सच बताया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। हसन तुम्हारा भाई था। ये शब्द सुनकर अमीर का दिल जैसे थम गया। रक्त का रिश्ता जो उससे हमेशा छिपाया गया था। हसन, जिसे उसने धोखा दिया, सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका खून था, उसकी आत्मा का हिस्सा। रहीम खान ने आगे बताया कि हसन और उसकी पत्नी अब नहीं रहे। तालिबान के दौर ने उनकी जिंदगी छीन ली, लेकिन उनका बेटा सोहराब अब भी जिंदा है और वो तालिबान की कैद में है। अमीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। सालों का अपराध बोध अब और गहरा हो गया। उसने न सिर्फ अपने दोस्त को धोखा दिया था बल्कि अपने भाई को, और अब उसके बेटे की जिंदगी भी
उसी के कंधों पर थी। सस्पेंस यहीं से और गहराता है। क्या अमीर के पास इतना साहस होगा कि वो वापस काबुल जाए? क्या वो उस शहर का सामना कर पाएगा जिसने उसकी मासूमियत और दोस्ती छीन ली थी? क्या वो अपने अपराध बोध को प्रायश्चित में बदल पाएगा? उस रात अमीर खिड़की से बाहर देख रहा था पेशावर की सड़कों की धूल, बिजली की टिमटिमाती लाइटें और उसके भीतर तूफान। उसे याद आया हसन की मुस्कान, उसकी आंखों की मासूमियत, उसके शब्द, तुम्हारे लिए अमीर साहब, 1000 बार भी। और अब वही शब्द उसके लिए एक मिशन बन गए थे। क्या अमीर अपने भाई के बेटे को बचाकर खुद को माफ कर पाएगा, या ये बोझ हमेशा उसकी आत्मा को खाता रहेगा? यहीं से द गाइड रनर अपनी सबसे गहरी और खतरनाक यात्रा पर निकलता है। अमीर ने फैसला कर लिया था, अब और भागना नहीं, अब और छिपना नहीं। अब समय था उस शहर का सामना करने का जहां उसने सब खो दिया था, काबुल लौटने का। सालों बाद जब उसने काबुल की मिट्टी पर कदम रखा तो शहर को पहचानना मुश्किल था। वही गलियां, लेकिन टूटी हुई दीवारों और खंडहरों में बदल चुकी थीं। वही सड़कें, लेकिन अब वहां बच्चों की हंसी नहीं, सिर्फ हथियारों की गूंज थी। आसमान जो कभी पतंगों से भरा होता था, अब धुएं और बारूद से ढका हुआ था। अमीर की आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। हर मोड़, हर ईंट, हर गली उसे हसन की याद दिलाती। लेकिन इस बार वो सिर्फ यादों के लिए नहीं आया था, वो सोहराब को बचाने आया था, अपने भाई का बेटा, अपना कर्ज। रहीम खान के एक दोस्त की मदद से अमीर को पता चला कि सोहराब कहां है। वो एक तालिबान अधिकारी के पास था। और किस्मत का खेल देखिए, वही आसिफ जिसने बचपन में हसन को रौंदा था, अब तालिबान का हिस्सा बन चुका था। वही आसिफ अब सोहराब का मालिक था। अमीर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा मानो अतीत फिर से उसके सामने खड़ा है, उसी रूप में, और अब उसे भागने का हक नहीं है। वो आसिफ के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और वहां बैठा था वही शैतान आसिफ। उसकी आंखों में अब भी वही जहर, वही नफरत। उसके बगल में खड़ा था सोहराब, मासूम, डरा हुआ, टूटी हुई आंखों वाला। अमीर ने आसिफ से कहा, मैं इस बच्चे को लेने आया हूं। आसिफ की हंसी कमरे में गूंज उठी। तुम वही हो ना अमीर, कभी पतंगों का हीरो? आज आए हो उस बच्चे के लिए? ले सकते हो, लेकिन पहले मुझसे लड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जिसने अमीर की आत्मा को झंझोड़ दिया। आसिफ ने बेरहमी से उसे पीटा। हर मुक्का, हर चोट उसके अतीत का हिसाब मांग रही थी। खून से लथपथ, टूटी हड्डियां। लेकिन अमीर भागा नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार उसके पास हिम्मत थी। इस बार उसके पास एक मकसद था। और फिर वही हुआ जो कभी हसन ने किया था। सोहराब ने अपने पिता की ताकत दिखाई। उसने गुलेल उठाई और आसिफ की आंख पर वार किया। आसिफ जमीन पर गिर पड़ा और अमीर टूटा हुआ लेकिन जीतकर सोहराब को लेकर वहां से निकल गया। यह था प्रायश्चित का पल। वो जानता था कि यह सब उसके पिछले गुनाहों को मिटा नहीं सकता, लेकिन यह पहला कदम था अपने अपराध बोध को बदलने का, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने खून के लिए कुछ करने का। सोहराब चुप था। उसकी आंखों में डर की गहराई थी, लेकिन अमीर ने उसका हाथ थाम लिया। और उस पल उसे लगा कि हसन उसके साथ है, उसकी मुस्कान के पीछे खड़ा है। वही कह रहा है, तुम्हारे लिए अमीर साहब, 1000 बार भी। अमेरिका लौटकर भी जिंदगी आसान नहीं थी। सोहराब टूट चुका था। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की वीरानी अमीर को बार बार याद दिलाती कि दर्द का असर आसानी से नहीं मिटता। लेकिन अमीर ने हार नहीं मानी। वो उसके साथ खड़ा रहा। एक दिन उन्होंने पतंग उड़ाई। नीला आसमान, हवा में उड़ती पतंग और सोहराब की आंखों में हल्की सी चमक। अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए सोहराब, 1000 बार भी। उस पल जैसे अतीत और वर्तमान मिल गए और अमीर ने जाना शायद माफी पूरी नहीं मिली है, लेकिन सफर शुरू हो चुका है। यही है द गाइड रनर का सबसे बड़ा सबक। हम सब गलतियां करते हैं,
हम सबके पास अपराध बोध है, लेकिन हमें एक मौका जरूर मिलता है खुद को सही करने का, और वही मौका हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ होती है। तो दोस्तों, ये थी खालिद हुसैनी की द काइट रनर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अमीर और हसन की दोस्ती में आपके लिए सबसे गहरी सीख क्या रही। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी की ताकत को महसूस कर सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही कहानियां लाएंगे जो आपके दिल को हिला देंगी और आपकी सोच को बदल देंगी।